साथियों, इस वीडियो हम आगे बढ़ें। आपसे मैं 2-3 बातें बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये मेरा रोल नंबर है। आप देख लीजिए, ये मेरा मैं बिल्कुल प्रूफ़ के साथ सारी चीज़ें बताऊँ क्योंकि मैं आपके भविष्य के साथ खेलना नहीं चाहता, इसलिए मैं सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। ये मेरा रोल नंबर है और मैंने इस बार बीपीएससी जो टीआरई 3.0 एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो है मैंने 6 टू 8th वर्ग में हिंदी विषय से मैंने एग्ज़ाम दिया था और मैं इसमें बिल्कुल सिलेक्टेड रहा, सफल रहा और जो मेरी रैंक थी, वो मेरी रैंक थी 487 रैंक। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये मेरा रोल नंबर है, मेरा नाम क्या है? विभांशु। मेरा क्या नाम है? विभांशु नाम है। आप जाके यहाँ पे बिल्कुल 6 टू 8 वर्ग के पीडीएफ में मेरा नाम सर्च कर सकते हैं। पहली बात तो ये रही प्रूफ़ की। चलिए, आज अब इस हम वीडियो में बात क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम बात ये करने जा रहे हैं कि जो है पीवाईक्यू जो भी पेपर आता है बीपीएससी टीआरई 3.0 या फिर जो टीआरई 4.0 जो भी अभ्यर्थी बैठेंगे या 5.0 में, तो किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, इसमें मैं पूरा हिंदी विषय को मैंने आज टारगेट बनाया है। लेकिन यदि आप कोई भी चाहे आप जो है आपका फिजिक्स, मैथ हो, साइंस हो या आपका एसएसटी हो या आपका इंग्लिश हो, आप सबको मैं एक तरीका बताऊँगा। स्पेशली तो मैं हिंदी को आज मैं टारगेट बनाया हूँ, लेकिन इसको आप देखेंगे तो आपको एसएसटी, आपको साइंस बिल्कुल सभी का आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से जो पीवाईक्यू पेपर होता है, किस तरीके जो पीवाईक्यू पेपर होता है, उसका एनालिसिस किया जाता है और कैसे ही बस एक पेपर को बस मैंने जैसे आज का ये पीवाईक्यू पेपर लिया है और केवल 10 से 15 क्वेश्चन को मैं एनालिसिस करके पूरा का पूरा यानी जो भी 80 नंबर आता है प्रश्न, पूरा का पूरा कैसे फँस जाता है, ये मैंने तरीका सीखा था एक अपने सीनियर से और ये मेरे लिए बड़ी काम की बात रही क्योंकि मैं जो है हिंदी में इसी की हेल्प से 80 में मैंने 73 नंबर लाया। टोटल जो मेरा नंबर था, वो मेरा नंबर था 95 कितना था? 120 में 95 था, 90 कट ऑफ गया था और मेरा 95 नंबर था और मैंने इस तरीके से केवल सब्जेक्ट में अपने 73 नंबर लाया था। किस तरीके से मैंने लाया था? केवल इस पीवाईक्यू को गहरे से एनालिसिस करके और इस एनालिसिस को यदि आप देख लेंगे, तो आप चाहे एसएसटी हो, चाहे साइंस हो, आपको बिल्कुल एक अनुभव मिल जाएगा किस तरीके से पेपर का एनालिसिस किया जाता है और उसी से कैसे सारा क्वेश्चन फँसा लिया जाता है। तो हम बिल्कुल उसी के बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल हम आज 80 प्रश्न लेंगे और 80 प्रश्न का एक गहरा डीप एनालिसिस करेंगे। तो पहली बात हिंदी वाले तो विशेष रूप से आप बिल्कुल एक-एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा और साइंस और मैथ वाले भी इसी तरीके से अपना एनालिसिस करेंगे, जो मैं तरीका बता रहा हूँ। चलिए आइए बढ़ते हैं। तो ये रहा इसका पहला पेज। मैं सीधा चलता हूँ हिंदी के क्योंकि आपका जो है 120 में 71 नंबर से आपका हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी जो भी सब्जेक्ट या विषय के होते हैं, चाहे मैथ हो, साइंस हो, उसके स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए तो हम देखते हैं आगे। तो देखिए जैसे पहला प्रश्न क्या है कि 2 शब्दों के आप यहाँ देखिए पहला प्रश्न लिखा है कि 2 शब्दों के संयोग को क्या कहते हैं? अब देखा जी ये प्रश्न है किसका? ये प्रश्न का जो नेचर है, ये है संधि, समास या पदबंध का परिभाषा है। क्या है? परिभाषा है। इससे एक चीज़ तो हमको समझ लेना चाहिए कि छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, समास, संधि, पदबंध यानी इसका भी परिभाषा पूछता है। यानी जब भी अब अपना हम नोट्स पढ़ें, जब भी किसी क्लास का पीडीएफ पढ़ें, बुक पढ़ें, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जो भी परिभाषाएँ होती हैं, उसको किसी एक अलग से इसका नोट्स बना लीजिए, जो-जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ और उसमें सभी परिभाषाएँ जो भी पढ़े, उसको बाकायदा लाइन वाइज़ लिखता जाए क्योंकि एक क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन इसमें आया था, 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का है परिभाषाएँ से आता है, उसको अलग से नोट्स बनाए, उसमें परिभाषा पूरा लिख लीजिए और 2 से 3 बार परिभाषा हो क्योंकि परिभाषाएँ होती तो बहुत सरल है, लेकिन जब आप यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर ऑप्शन देखते हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पे जैसे पदबंध, संधि, समास तो जैसे आप संधि, पदबंध में यहाँ पे आप कन्फ्यूज़न हो जाएँगे और इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी बनता है कि 2 से 3 बार परिभाषाओं को अच्छे से रट लीजिए या समझ लीजिए। तो पहला चीज़ ये हुआ, यानी आपको इसमें क्या करना है कि जो भी डेफ़िनेशन हो, परिभाषाएँ हो हिंदी में या फिर आप कोई अन्य विषय की तैयारी करते हैं ज्योग्राफ़ी में जो कॉन्सेप्चुअल डेफ़िनेशन होता है, साइंस में जो कॉन्सेप्चुअल डेफ़िनेशन होता है, उसको एक अलग बुक में लिखिए और अलग अपने नोट्स बनाइए और उसमें पूरी डेफ़िनेशन लिखकर उसको रोज़-रोज़ रटते जाइए, पहला चीज़। अब दूसरा प्रश्न का अगर हम नेचर देखेंगे, आप देखते हैं इसमें वाला प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न कि चाँद का मुँह टेढ़ा इस काव्य के काव्य संग्रह के रचनाकार है। अब इसमें जितना नाम दिया है धर्मवीर भारती हुए, चाहे रघुवीर सहाय हुए, चाहे मुक्तिबोध हुआ, ये सभी आधुनिक साहित्य के कवि और साहित्यकार हैं, सब आधुनिक साहित्य के हैं।
तो याद रखना कि जो जो भी अब आपको आधुनिक साहित्य में क्या पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ लेना है, जो जो भी फेमस आपके जो है क्या कहते हैं कि रचनाकार हैं, जैसे कि आप छायावाद से ले लीजिए, त्रिपाठी, निराला, महादेवी, जयशंकर प्रसाद, इसी तरीके से मुक्तिबोध, अज्ञे, प्रेमचंद, इससे जितने भी फेमस फेमस कवि हैं उनका आप जो भी नोट्स हो या आप जो भी क्लास हो जिसमें, तो जहाँ पे ढेर सारे आपके सभी आधुनिक इतिहास के लेखक का नाम, उनके रचनाओं का नाम लिखा है, उससे आप रोज आप समय आपको क्या देना है कि रोज सुबह 1 घंटा आपको बिल्कुल फैक्ट रखना। फैक्ट में क्या, डिफिनेशन हो गया और बाकी बाकी जो चीजें मैं बताऊंगा वो सभी फैक्ट में आएंगे। तो आपको रोज 1 घंटा देना है और रटना है, रटना है, रटना है, रटना है। कोई इसका दूसरा रास्ता है ही नहीं, बस रटना है आपको, बस रटना है, बस रटना है। 1 घंटा रोज आपको जितने भी आधुनिक साहित्य के होते हैं, 1 घंटा आप समय दीजिए, रोज उसे रटिए, ये काम करिए। चलिए, तो आप जैसे ही आप ये कर लेंगे तो कम से कम इसी से आधुनिक साहित्य से ही कम से कम आपका देखेंगे तो 7 से 8 प्रश्न आगे मैं दिखाऊंगा, केवल उस हिसाब के बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। ठीक, आपको आज से ही रोज 1 घंटा इसमें देना है, रोज रटना है, जो भी आपका नोट्स हो, बुक हो, पीडीएफ हो, उसको रोज आके आधुनिक साहित्य के जितने भी साहित्यकार उनको उनके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में रटना है, ये आपको काम करना है। आगे हम ऐसे बढ़ते हैं, ऐसे एसएसटी में भी ध्यान रखेंगे कि साइंस एसएसटी दोनों में ध्यान रखेंगे, जो भी फैक्ट वाली चीजें हैं, चाहे युद्ध हो गया साइंस में, चाहे विटामिन का नाम हो गया, या फिर साइंस में चाहे कोई फार्मूला हो गया, तो कोई वैल्यू हो गया किसी चीज का, जी का वैल्यू, कैपिटल जी का वैल्यू, इनको सबको रोज आपको 1 घंटा नोट्स बना के इससे रटना है, ये करना। अब तीसरी अगर हम प्रश्न लेते हैं, इसमें देखा जाए तो अब प्रश्न क्या था, संयुक्त वाक्य क्या है। अब कितना सरल बात है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य क्या होता है, मिश्रित वाक्य क्या होता है। लेकिन जब आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, जब आप एग्जाम हॉल में ऑप्शन देखेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, बिल्कुल और बिल्कुल। आपका है सरल जी, लेकिन बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये जो दोनों ऑप्शन है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल गलत करवा देंगे और ये बिल्कुल आपके लिए सरल सा क्वेश्चन आपके लिए कठिन बन जाएगा। तो इसके लिए करें क्या कि जो भी, क्योंकि इससे 2 प्रश्न आने होते हैं, तो जो भी अभ्यास प्रश्न पहले तो इसका कोई एक मैराथन क्लास देख लीजिए, या पेड बैच हो तो उसको समझ लीजिए, सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्र वाक्य को, और उसके बाद उसका अभ्यास, अच्छे खासा अभ्यास करिए। कम से कम आपको इस पे 200 से 300 प्रश्न, 200 से 300 प्रश्न बहुत से बुक में मिल जाएंगे, एमसीक्यू मिल जाएंगे, कोई यूट्यूब पे डाल दीजिए। 200-300 प्रश्न, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और मैराथन। आप ये मत देखिए कि ये बीपीएससी का ये क्लास है कि नहीं, आपको यूपीपी पुलिस का भी अगर कोई संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य दिख जाए कहीं से भी, उसको भी आप मैराथन देख लीजिए। 200-300 क्वेश्चन पे आप बिल्कुल अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल वहां पे ये घाटा का सौदा बन सकता है। अगला अगर हम प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न यहाँ पे जो आया है, आप देखेंगे तो आया है, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, अलंकार के जो आधे प्रश्न होते हैं वो आप एलिमिनेट मेथड से कर सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात जो होता है कि एलिमिनेट करना आना चाहिए। एलिमिनेट तभी हो पाएगा जब आप उपमा के साधारण गुणधर्म के बारे में पता हो, विरोधाभास की परिभाषा है उसकी पहचान पता हो, उत्प्रेक्षा। तो एक बार पूरी तरीके से आपको अलंकार का थ्योरी पढ़ना है और आप हल्का सा अभ्यास कर लेंगे तो बिल्कुल आप एलिमिनेट करके इसका ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो आपको ये करना है आगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा इस तरीके का, तो याद रखिए, जब आप जो है परिभाषाएँ सब पढ़ लेंगे, जैसे मैं अभी बताया कि गढ़ की जब आप परिभाषा लिखेंगे, नोट्स बनाएँगे, तो उसमें जो भी मैं बताया उसके पहले, तो गढ़ की भी परिभाषा उसमें होगी, यति की परिभाषा होगी और गति की भी परिभाषा होगी। तो इन सभी परिभाषाओं को आप जब रटते रहेंगे तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आप क्या कर देंगे, उड़ा देंगे, परिभाषाओं में आपको कटना नहीं पड़ेगा। अब ये सबसे ज़रूरी बात है, ये होता है मुहावरा। अब मुहावरा तो बहुत सरल होता है, लोग इसको पढ़ के ही नहीं जाते, सबसे बड़ी गलती करते हैं, और जैसे ही वहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, बिल्कुल एकदम नियरली क्लोज ऑप्शन देखते हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक, तो इसमें क्या करना है, जितना भी आपका नालंदा हो, कोई भी आप ग्रामर की बुक लिए हो, सारा एक बार आपको मुहावरा 2 से 3 बार पढ़ के जाना, रटना नहीं है, अच्छे से पूरे दिमाग से फोकस से 2 से 3 बार बिल्कुल। अगर 200 उसमें लोकोक्तियां मुहावरे हैं तो 200 को 2 से 3 बार आप बिल्कुल एग्जाम से पहले पहले पढ़ लीजिए, तो दिमाग में आपका बिल्कुल छपा रहेगा। ऐसे आगे हम बढ़ेंगे, इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ भी आपका जो मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य से आ गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभ्यास इसका करिए। आगे देखेंगे जो सबसे जरूरी बात है, अब ये क्या है, जैसे आ गया डेपुटेशन का हिंदी पर्याय क्या। अब ये मिलेगा कहाँ, आप देखिए, आप किसी भी ग्रामर बुक में, हिंदी के ग्रामर बुक में ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलता है, तो फिर मिलेगा कहाँ। आपको मैं सरल सरल तरीका बताता हूँ कि ये होती है नालंदा,
एक किताब आती है। नालंदा के पीछे शब्दावलियाँ होती है, एक ग्रामर किताब आती है, वहाँ पे सभी चीज़ें जो इंग्लिश में दिए होते हैं, इंग्लिश से हिंदी अनुवाद इसका शब्दों के उसमें दिए होते हैं। लेकिन देखिए आप नालंदा आपके पास बुक नहीं है तो आप खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इस ये जो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक दिया है, उसको आप ज्वाइन करिए। वहाँ पे जाएँगे फाइल के उसमें, तो उसमें एक मैंने नालंदा शब्दावलियाँ करके पीडीएफ डाला, उसी को पूरा मैं डाल दिया हूँ, वहाँ आप पढ़ लीजिए। इसको पढ़ें कैसे? आपको पर डे 20 मिनट इसको देना क्योंकि यहाँ इससे 2 से 3 प्रश्न इससे बनते हैं, 2 से 3 प्रश्न इससे बनेंगे, हर साल बनते हैं, हर एग्जाम में। तो 2 से 3 प्रश्न के लिए आपको रोज 20 मिनट देना है और रोज दिमाग लगाना कि 10 से 20 शब्दावलियाँ रोज जो है रटना है। और जैसे अगले दिन आप रटना शुरू करें, फिर से पीछे वाला एक बार रिवीजन करके फिर आगे रटे। इसके आपको 20 मिनट पर डे देना है और नालंदा या फिर पर डे आपको इसको रटना है और मैं शब्दावलियाँ सारा आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो ये रही। आगे आए जैसे ये कि चौराहा शब्द में समास क्या है। तो देखिए अब समास क्या है, इसको जितने भी समास हुआ, अलंकार हुआ, इसको रटने की कोशिश मत करिए। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, इसको रट रट के आप पास नहीं कर सकते हैं। समझिए, नहीं समझ आ रहा है आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ कोई किसी टीचर को देख लीजिए, मैराथन कोई भी क्लास हो, चाहे यूपीपी का पढ़ाया हो, जीडी का पढ़ाया हो, कहीं भी आपको समझने से मतलब है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, आप याद रखिए। तो आप क्या करना है, आपको इसे समझने की कोशिश करिए, आप बिल्कुल इसको समझते रहिए, बिल्कुल समझें और समझ कर अभ्यास करिए। तो बिल्कुल आपका द्वंद्व समास का पूरा डेफिनेशन पहचान, द्विगु समास का, और समझिए एक बार अच्छे से, और समझने के बाद कम से कम आपको इस पे 200-300 क्वेश्चन आपका बिल्कुल अभ्यास कर लीजिए। आपका समास बिल्कुल गलत नहीं होगा। समझ कर अभ्यास करिए, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, समझ कर अभ्यास करिए। दूसरी चीज, जैसे ही आपने रचना रट लिया तो तुलसीदास की रचना क्या है, उसमें आपका ये भी जो है क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ये आता है कि थर्राती है वसुधा सारी, आसमान तड़तड़ा रहा, और दली पर कूद पड़ू, उड़कर है रोम रोम फड़फड़ा रहा। अब इसमें क्या करना है, जो भी अलंकार की इस तरीके से लाइन आती है, ये आपके लिए कठिन बन जाता है, ये बिल्कुल आपके लिए कठिन बन जाता है। तो आपको करना क्या है कि आप जो भी आपके पास ग्रामर की 2 से 3 बुक है, जो भी है, उसमें जो भी अलंकार की इस तरीके से पोयम की लाइनें दी हुई हैं, उन सभी पोयम जितनी भी लाइनें हैं, उसको अच्छे से, बस क्योंकि जो फेमस फेमस लाइन होते हैं, अन्य एग्जाम में आए होते हैं, उन्हीं को आपके एग्जाम में कोई अलग से लाइन बना के नहीं देता है, वही बार बार रिपीट होता है। तो पूरी तरीके से आपको क्या करना है, जो भी फेमस पोयम है, जो भी फेमस पोयम है, उसकी लाइन, उसकी मीनिंग को आप समझ कर जाइए घर से एक एक। जैसे थर्राती है वसुधा, थर्राना मतलब क्या होता है, कांपना। वसुधा कि हमारी जो वसुधा है, पृथ्वी है, कांप रही है, आसमान तड़तड़ा रहा है, इसका अर्थ क्या है। उसके बाद फिर ये आप जैसे ही उसका अर्थ समझ लेंगे तो खट से आपको वीर रस का मतलब पता रहता है, भयानक रस का मतलब पता रहा, विभत्स रस का मतलब पता रहता है, और इसी अर्थ के हिसाब से खट से इसका अर्थ जानते रहेंगे और खट से आपने ऑप्शन चूज कर ले। आपको ध्यान क्या देना है कि यार ये जो दोनों ऑप्शन होते हैं, ये जो दोनों ऑप्शन होते हैं, इस पे आपको जो है, हाँ, आपको मैं बता रहा हूँ, तो ये जो दोनों ऑप्शन होते हैं, इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऑप्शन होते हैं गलत करवाने के लिए, ये दोनों ऑप्शन दिए होते हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, तो यही दोनों ऑप्शन देकर आपसे चीज़ों को गलत करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे यदि मैं आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे देख लीजिए, जितना भी ये प्रश्न दिया है कि बताइए रामायणिक रचनाकार कौन है, सरोज स्मृति के। अब देखिए ये सभी आप जब आधुनिक साहित्य के साहित्यकार की रचना पढ़ेंगे, रटेंगे उसमें फैक्ट वाले में, तो ये सभी प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। ऐसे ये वाला भी प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से देखा जाए। घड़ी में अब जैसे आप लोग उक्तियां मुहावरा रटेंगे 2 से 3 बार, 200 से 300 प्रश्न को खट से ये भी आपका हो जाएगा, बिल्कुल सरल होता है। तो ऐसे ऐसे आपका रामचंद्र शुक्ल का, वो जब आधुनिक साहित्य का इतिहासकार पढ़ेंगे तो इनका भी आपका बिल्कुल उसी में रट लेंगे, तो इनका भी काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये जब मैं बताया कि जो शब्दावलियाँ हैं आप उसको रट लेंगे नालंदा से, तो ये वाला भी काम बन जाएगा आपका क्वेश्चन। आगे ऐसे बढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर, जैसे आप आधुनिक साहित्य का इतिहासकार पढ़ेंगे, ये वाला भी आपका काम बन जाएगा। इस तरीके से अब समास में मैं बताया कि जिस तरीके आप समझ समझ कर अभ्यास कर लीजिए, इससे भी काम बन जाएगा। ऐसे देख लेंगे, इसका भी यदि आपने अर्थ समझ लिया, जितने भी आपके अन्य बुकों में दिए होते हैं पोयम के लाइन्स, उसके अर्थ समझ लिए, तो खट से छाट के आप एलिमिनेट करके इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से यहाँ भी देखेंगे सभी आधुनिक साहित्य के इतिहासकार के पूरा लेखक का नाम दिए हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल चीजें देख लिया। जितना भी है, ये कंकाल, ये सवाल निर्मला, ये सभी आधुनिक साहित्य के इतिहासकार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 91 नंबर प्रश्न पे। इसमें लिखा है घन आनंद किस काल के कवि है। अब ये भी देखिए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आदि काल, रीति काल, भक्ति काल,
कि सारे कवि और उनकी रचना या जो लेखक है उसको रट लीजिए, आज से ही शुरू कर लीजिए। कि मुझे जब आप 1 घंटा का जो फैक्ट रटने के लिए टाइम टेबल बनाइए, तो जैसे आपका पहला स्टार्ट किससे करिए, आप स्टार्ट करिए आदिकाल के रचनाकारों से। आदिकाल का आप खत्म कर लीजिए, रट लीजिए, उसके बाद रीतिकाल का, उसके बाद भक्ति काल का, और अंतिम में आपको आधुनिक काल के आपको ये रट लेना है। जितनी भी कवि होते हैं, रचना है, बिल्कुल आपको 2 से 3 बार रटना है। रटने का तरीका क्या है कि आपने जो नोट्स पीडीएफ बनाया है उसको आज पढ़िए, फिर कल के दिन क्या करिए, जो कब पीछे पढ़े रहिए उसको फिर से एक बार 5 मिनट रिवीजन करिए, और फिर नया वाला पढ़िए। इस तरीके जो आपने पिछला दोनों पढ़े हैं उसको अगले दिन रिवीजन करिए, फिर अगला आपको 40 मिनट आपको क्या करना है, नया रटना है, 20 मिनट पिछला का रिवीजन करना है। तो इस तरीके से 6 से 7 दिन में आपका पूरी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। अब ये जो है संधि, संधि में क्या है कि आपको अच्छे से इसका क्या करना है, डिफिनेशन पढ़ना है, और अच्छे से जब पैड बैच में या नोट्स आप किताब पढ़ें तो अच्छे से इसकी पहचान कर, क्योंकि इसमें पता क्या होता है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। क्या होगा, कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो इस पे एक ही कन्फ्यूजन दूर हो सकता है, अभ्यास से। इस पे अभ्यास करिए, 200-300 प्रश्न आप इसको अभ्यास कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ऐसे ही आपका ये भी है कि जैसे आपने रस को अर्थ समझ लिया, ये भी काम बन जाएगा। अब सबसे जरूरी बात है यहाँ पे, देखिए ये जो है शब्द शक्ति, इससे 2 से 3 प्रश्न आते हैं, बिल्कुल फिक्स होता है। और ये जो होते हैं बच्चे 2 से 3 प्रश्न छोड़ देते हैं, ये करके नहीं, बहुत सरल होता है लेकिन बच्चे पढ़ के नहीं जाते, और यही क्या होता है, आपका सिलेक्शन से बिल्कुल आपको हटा देता है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ के जाइए, आप इसको विशेष की शब्द शक्ति को आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप पढ़ना, बल्कि इसी से पढ़ना स्टार्ट करिए। सबसे पहले आप यही चैप्टर पढ़िए। तो शब्द शक्ति को पहले आप अच्छे से पढ़कर, और इसके सभी प्रकार को अच्छे से पढ़कर इसको ज़रूर जाइए, शब्द शक्ति वाला, ये वाला। उसके बाद अगर आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ आप देखेंगे ये भी सभी आधुनिक काल के कवि के नाम हैं। अब फिर वही शुद्ध वाक्य क्या है, तो मैं बताया, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य जो होता है ये बहुत सरल होता है, लेकिन वहाँ पे आप बिल्कुल इसको गलत कर देंगे, ये पूरी गारंटी होती है। तो इसका कैसे करेंगे, शुद्ध अशुद्ध वाक्य पे आपको जो है एक कोई मैराथन क्लास देखना है, कम से कम 2 से 3 या 4 घंटे का। और पूरी तरीके से आप उसी मैराथन क्लास में क्या करेंगे कि आपका अभ्यास भी हो जाएगा अच्छे से, और आपको चीज़ें क्लियर, कन्फ्यूजन क्लियर भी हो जाएगा। टीचर का मैं नाम बताऊँ तो मैं यूट्यूब पे एक टीचर हैं जिनका मैराथन शुद्ध शुद्ध वाक्य पे, अलंकार पे, समास पे पढ़ा है। यूट्यूब उनका फ्री है, बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। उनका 3 से 4 घंटे का उसका, तो मैं आपको जो है उसको लिंक भेज दूंगा यूट्यूब, आप हमारे जुड़ जाइए टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपसे शेयर कर दूंगा। तो इस तरीके से आपको शुद्ध शुद्ध वाक्य भी करना है। और आप देखेंगे यहाँ पे तो फिर वही है कि यहाँ पे वही डेफिनेशन आ गया, फिर से वाक्य का डेफिनेशन, और पदबंध का डेफिनेशन, उपवाक्य का डेफिनेशन। तो इसलिए डेफिनेशन आपको पढ़ के जाना है। फिर संधि विच्छेद का वही आ गया, पहचान, आप अभ्यास से कर लेंगे। फिर आ गया आधुनिक काल का, इस तरीके से देखेंगे सूरदास के गुरु, ये फिर वही आ गया कि आपके भक्ति काल से आ गया, तो इसको आप रट के जाएंगे तो ये भी काम हो ही जाएगा। इसी तरीके से आपका सब रामचरित की भाषा क्या है, रचना के आधार पर। अब ये वाक्य की सबसे जरूरी बात, अब ये जो होते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार, इसको करना क्या है, इसके फैक्ट को जब आप अलग नोट्स बनाएंगे जिसमें फैक्ट वाली चीज़ें रहेंगी, उसमें एक पीछे का 2-3 पन्ना बनाना, जिसमें आपको क्या करना है, जहाँ पे आप परिभाषा लिखे होते हैं, जो भी प्रकार है, चाहे संज्ञा के हो गए, सर्वनाम के हो गए, विशेषण के हो गए, और प्रकार किसके आधार पर कितने कितने, ये जो फैक्ट होते हैं छोटी छोटी होते हैं। लेकिन जब एग्जाम में जाएंगे आप 7, 3, 5 चीज़ें देखेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है कि इसको एक बार अच्छे से वहाँ पे लिखना है, किस आधार पर कितने प्रकार होते हैं, इसको रोज रटना है, कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप यदि नोट्स खुद से बना सके सही है, नहीं तो आप जो है इस टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे तो हमारे उसमें मैंने डाला हुआ है, दृष्टि घटना चक्र का चित्रात्मक प्रस्तुत पीडीएफ मैंने डाला हुआ है। वहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में माइंड में मैंने बनाया हुआ है, वहाँ पे आप चीज़ों को देख सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे ये भी क्या है, ये प्रश्न जो होते हैं, काव्य गुण से ये प्रश्न आता है, काव्य गुण। अब काव्य गुण को बच्चों को पता ही नहीं होता, ये काव्य गुण बिल्कुल पढ़ के ही नहीं जाते। तो काव्य गुण बिल्कुल आप मैराथन क्लास एक बार किसी टीचर का किसी भी बैच को पढ़ाया हो, चाहे यूपी पुलिस वगैरह, और वहाँ से आपको काव्य गुण को बढ़िया से उसका थ्योरी देखकर और अभ्यास करके कम से कम 100 प्रश्नों का, और आप वहाँ पे फिर एग्जाम देने में बैठेंगे। इसी तरीके से देखेंगे शुद्ध अशुद्ध वाक्य। अब शुद्ध अशुद्ध वाक्य के मैं क्या बताया, वही तरीका है कि विशेष मैराथन क्लास देखना, उस पर अभ्यास करना। क्लास का लिंक मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो इस तरीके से ये सभी आपका प्रश्न कंप्लीट होता है। और इस तरीके से ये बात आ गई दोहा, छंद, प्रथम, तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो मात्राओं क्या करना, जितनी भी छंद में सभी मात्राओं को रटना है, इससे आपको बिल्कुल दोने, क्योंकि पढ़ के जाएंगे तो भूल जाएंगे, बिल्कुल रटना है, उसी जो फैक्ट वाला आपका नोट्स रहेगा उसमें लिखना है, उसको रटना है। सबसे अंतिम, सबसे अहम जरूरी,
कि ये जो आते हैं प्रश्न, संक्षेपण का गुण नहीं है। अब ये बच्चों को पता ही नहीं चलता कि ये किस चैप्टर का है, पूरा व्याकरण खत्म हो जाता है, ये बड़ा कोई टीचर नहीं पढ़ाता है। तो याद रखना, ये चैप्टर का नाम है लेखन व पत्र। लेखन व पत्र, ये कहाँ मिलता है? ये आपको सभी लगभग बुक, ग्रामर बुक मिल जाता है। तो ये जो चैप्टर होता है लेखन व पत्र, उसको अच्छे से पढ़ना है, जिसमें सभी लिखा है, संक्षेपण का गुण क्या नहीं होता है, निबंध लेखन का गुण क्या नहीं होता है, उसमें सभी चीजें लिखा है। इसको एक बार जरूर पढ़ के जाएं, कि ये बिल्कुल सरल होता है, बिल्कुल 1-2 नंबर आपको देकर चले जाता है। इस तरीके से आप सभी प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे, कि ये यहाँ पे ये भी लोकोक्तिया से है, आपका बिल्कुल उसी से काम बन जाएगा जो मैं आपको बताया हूँ। ये संधि से है, ये भी आपका काम बन जाएगा उसी से जो आप मैं बताया हूँ। वाच्य को पढ़ लीजिए। अब देखिए फिर से एक आ गया, क्या कहते हैं, इंग्लिश से हिंदी बनाना वर्ड का, तो ये जो नालंदा है, इससे आपका काम बन जाएगा। इसी तरीके से ये जो आधुनिक इतिहास में बिहारी लाल हो गए रीतिकाल के, तो इनका भी काम बन जाएगा। छंद का आप रट्टा मारे रहेंगे तो इससे भी काम बन जाएगा। तो उसी से देखेंगे, मैं जितना चीज बताया ये बेसिक चीजें रीड था बिल्कुल। अब अगर हम बात करेंगे गद्यांश का, तो गद्यांश में तो 3 बातें याद रखना पड़ता है, कि इसमें आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना होता है। एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन से बाहर हो गए। तो इसका सही कैसे करेंगे? पहले तो आप जब भी गद्यांश करें, तो पहले प्रश्नों को पढ़ लीजिए, उसके बाद गद्यांश को पढ़ना, पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करिए। और उसके बाद इसे जब भी पढ़े तो इसके अर्थ को समझते जाए, पढ़ते जाए, और साथ में आप थोड़ा सा घर पे अभ्यास कर लीजिए, काम बन जाएगा। गद्यांश में कैसे मैंने पूरा का पूरा सही किया था, ये मैं आपको एक अगले वीडियो में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल आप प्रश्न को पहले पढ़िए, फिर पैराग्राफ को पढ़िए, अर्थ को समझते जाइए, फिर वहां से आपको प्रश्न करते जाइए। बिल्कुल इस तरीके से आप देखेंगे तो ये पूरा गद्यांश है, जितना भी 150 प्रश्न तक सारे गद्यांश मिलेगा तो आपको, और इस तरीके से आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर हो सकती है। तो ये वीडियो आज का रहा। आपको ये वीडियो बताइए कैसा लगा, और इसी तरीके से आप चाहते हैं मैं साइंस का भी, मैथ का भी, एसएसटी और इंग्लिश का सभी का मैं पीवाईक्यू पेपर, या हिंदी के मैंने सारे पीवाईक्यू जो भी हैं, चाहे 2.0, 3.0 या 1.0 को, मैं सभी एनालिसिस अच्छे से करवाऊंगा, आपको गाइड करता रहूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप थोड़ा सा अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। अच्छा लगा तो लिख दीजिए, बस ज़्यादा ज़्यादा नहीं लिख दीजिए गुड, और ख़राब लगा तो लीजिए बैड। और आप कोई डिसीजन देना चाहते हो तो लिख सकते हैं वहाँ पे, कि हाँ आपको ये डिसीजन है। सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और चैनल को जरूर लाइक कर दीजिए। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।